हाँ तो फिर फोन के चार्जिंग का। अच्छा, हाँ वो तो सोचा ही नहीं मैंने, वो तो सोचा ही नहीं। आजकल तो लैपटॉप पे दे रहा हूँ, फोन से मतलब नहीं है। हाँ, ध्यान ही नहीं गया, उस चक्कर में मैंने डिले कर दी लेकिन क्लास। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 19 के अलावा और किसी का कोई डाउट है तो बोलो। हम्म, क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन। ये प्लेन है आपको, और इस प्लेन में लाइन लाई कर रही है। लाइन की इक्वेशन है x/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/4। ये लाइन इस प्लेन में लाई कर रही है, x/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/4 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द लाइंस दिस एंड दिस। और ये जो प्लेन है, ये एक प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये एक प्लेन के परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं हमें जो प्लेन निकालना है वो P1 है, और P2 इसके परपेंडिकुलर है, और P2 में जो लाइंस लाई कर रही हैं, उन लाइंस की इक्वेशन है x/3 इज इक्वल टू y/4 इज इक्वल टू z/2। एक लाइन ये लाई कर रही है, और x/4 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/3। ठीक है, तो ये जो प्लेन P2 है, इसमें ये दोनों लाइंस लाई कर रही हैं, x/3 इज इक्वल टू y/4 इज इक्वल टू z/2, और x/4 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/3। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन P1 है, और प्लेन P1 में ये लाइन लाई कर रही है, x/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/4। तो आपको P1 का इक्वेशन बताना है। ठीक है, आपको P1 का इक्वेशन बताना है। तो उसके लिए हमें P1 के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए होंगे। तो P1 के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हम मान लेते हैं A, B और C। अब ये L के परपेंडिकुलर है, क्योंकि L इस प्लेन में लाई करती है, और L के डायरेक्शन रेशियोज है 2, 3 एंड 4। तो 2 इंटू A प्लस 3 इंटू B और प्लस 4 इंटू C इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, 2 इंटू A प्लस 3 इंटू B प्लस 4 इंटू C इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो प्लेन P2 है, यानी ये वाला प्लेन, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, उसको हम बोल देते हैं A', B' और C'। ठीक है, प्लेन P2 जो है, ये वाला प्लेन P2 है, तो इसके परपेंडिकुलर, इसके जो नॉर्मल है, उसके डायरेक्शन रेशियोज हम बोल देते हैं A', B', C'। तो ये नॉर्मल और ये नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ए बी सी और A', B', C'। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं A इंटू A' प्लस B इंटू B' प्लस C इंटू C' इज इक्वल टू 0। करेक्ट, क्योंकि ये दोनों प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर है। तो प्लेन P1 के नॉर्मल ABC है, और प्लेन P2 के नॉर्मल A', B', C' है। तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब प्लेन P2 में ये दोनों लाइंस लाई कर रही हैं। इस लाइन को बोल देते हैं L1, और इस लाइन को बोल देते हैं L2। तो प्लेन P2 के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल है, वो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगी। यानी एक आएगा रिलेशन हमारे पास 3A' प्लस 4B' प्लस 2C' इज इक्वल टू 0। और दूसरा रिलेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आएगा 4A' प्लस 2B' प्लस 3C' इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा सकते हैं, A' के लिए माइनस B' के लिए और C' के लिए। A' के लिए ये टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगे, 4 इंटू 3 12 माइनस 4, तो 12 माइनस 4 8 हो गया। माइनस B' के लिए 3 इंटू 3 9 माइनस 8, तो 9 माइनस 8 1 हो गया। और C' के लिए ये हट जाएगा, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 16, तो 6 माइनस 16 इज माइनस 10। अब ये नेगेटिव साइन है, ये नीचे आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। यानी A', B' और C' के लिए हम
लिख सकते हैं 8 -1 और -10। ए डैश बी डैश सी डैश के लिए हम ये डायरेक्शन रेशियोज लिख सकते हैं 8 -1 और -8 -1 और -10। ठीक है, तो अब ये हमने ए डैश बी डैश सी डैश निकाल लिया, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश सी डैश की जगह ये पुट कर दो, तो 8 इंटू ए कर दिया और बी डैश -1 है तो -b कर दिया और सी डैश की वैल्यू -10 है तो -10 इंटू सी कर दिया और इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक रिलेशन ये आ गया हमारे पास 8a माइनस बी माइनस 10 सी इज इक्वल टू 0। दूसरा 2a प्लस 3b प्लस 4 सी इक्वल टू 0, वो तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको अब यूज करके ए बी सी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो रिलेशन हमारे पास आ गए, एक आ गया 2a प्लस 3b प्लस 4c इक्वल 0 और एक आ गया 8a माइनस b माइनस 10c। तो यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएं तो a अपॉन फिर माइनस b अपॉन और c अपॉन, तो 3 इंटू -10 करेंगे, 3 इंटू -10 -30 और -4 यानी -30 प्लस 4 तो -26 हो गया। फिर माइनस b के इधर 2 इंटू -10 करेंगे, -20 और 8 इंटू 4 32। ठीक है, तो 2 इंटू -10 -20 आएगा और 8 इंटू 4 32, तो -20 -32 यानी -52 आ जाएगा। और c के लिए ये टर्म हटा दो, 2 इंटू -1 -2 और 8 इंटू 3 24, तो -2 और -24 यानी -26। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो +52 हो जाएगा। तो ए बी सी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी के लिए लिख सकते हैं -26 52 और -26, फिर -26 से डिवाइड कर दो, तो -26 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा और यहाँ पे -1 आएगा, तो 1 -2 1, ये एबीसी की वैल्यूज आ गई। ठीक है, लेकिन प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको उस पे एक पॉइंट भी चाहिए, करेक्ट। फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन यू नीड अ पॉइंट ऑन दैट प्लेन। तो अब जो प्लेन हम निकाल रहे हैं उस पे ये स्ट्रेट लाइन लाई कर रही है x/2, जो मैंने l बोला था। ठीक है, जो मैंने l की इक्वेशन बोली थी, क्या बोली थी, x/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/4, करेक्ट। तो ये स्ट्रेट लाइन उस प्लेन में लाई कर रही है जिसकी इक्वेशन में मैं पता कर रहा हूँ, यानी P1, करेक्ट। P1 कंटेन्स दिस लाइन L। तो ये लाइन पे जो पॉइंट लाई करेगा वो उस प्लेन पे भी लाई करेगा, करेक्ट। तो अब देख सकते हैं x को लिख सकते हैं x -0, y को y -0, z को z -0। तो अगर x1 y1 z1 से कंपेयर करें तो 0 0 0 वो पॉइंट आ गया, मतलब ओरिजिन। तो ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई करेगा, ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई करेगा और ये लाइन इस प्लेन पे लाई कर रही है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये इस प्लेन पे भी लाई करेगा। ठीक है, तो अब हमें जो जो चीजें प्लेन की इक्वेशन के लिए चाहिए वो हमें मिल गई हैं। प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, एक मिनट ये हटा देता हूँ। प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है 1 -2 और 1, जो मैंने यहाँ पे ए बी सी से डिनोट किया था, तो 1 -2 और 1 वो निकाल लिया है। और प्लेन के ऊपर एक पॉइंट मुझे मिल गया है ओरिजिन 0 0 0। तो अब हम प्लेन की इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। प्लेन की इक्वेशन की अगर बात करें तो किसी भी प्लेन की इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। a b और c पता है तो a 1 है, तो 1 इंटू एक्स माइनस x1 y1 z1 0 है, ओरिजिन है ना, तो x1 y1 z1 0 0 0 हो जाएगा। b क्या है -2 इंटू वाई माइनस 0 और c क्या है 1 इंटू z माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे प्लेन की इक्वेशन आ गई x -2y प्लस z इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है x -2y प्लस z इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन सी, x -2y प्लस z इज इक्वल टू 0। समझ आ गया सबको, किसी को कोई डाउट?
Any doubts? Please tell me. क्वेश्चन नंबर 8 भी बोला है आदित्य ने। आकाश तुमने क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। 23 नवंबर पासून 11th and 12th स्टार्ट होता वट्टा। 23 नवंबर को चालू हो जाएगा क्या स्कूल, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह? लगता है ऐसा ही। ओके, हाँ बस तो गवर्नमेंट से ऑर्डर्स आ गए हैं क्या? फिक्स नहीं है। ओके ओके, फिक्स नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 19, एनी डाउट्स प्लीज टेल मी। नो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 आदित्य ने बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 8 ले लेता हूँ। The state government is going to reopen schools and colleges from 23rd November 9 to 12th. Okay, ठीक है। स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी खुलने चाहिए, देखते हैं। वैसे नहीं होता है सर, हाँ, वैसे नहीं होता है, सिर्फ स्कूल कॉलेज ही खोलते हैं। सिर्फ स्कूल कॉलेज ही खोलते हैं। ओके, चलो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन तो चल ही रहा है काम। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ मैं, आदित्य ने डाउट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है इफ द प्लेन, ठीक है, ये हटा देता हूँ, और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो बाद में भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है, प्लेन की इक्वेशन दी हुई है। प्लेन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 6z, 2x प्लस 3y प्लस 6z प्लस k इज इक्वल टू 0। ये एक प्लेन दिया हुआ है, इज अ टेंजेंट टू द स्फीयर। ये टेंजेंट है स्फीयर के ऊपर, स्फीयर के ऊपर टेंजेंट है। स्फीयर की इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y प्लस 2x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 6 प्लस 2z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये स्फीयर की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 6 इक्वल टू 0। देन द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू क्या होगी? k की वैल्यू क्या होगी ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें उसी तरह से सॉल्व करना है आपको, जैसे हम सर्कल और मतलब हम बोलते हैं ना, जैसे 2 डायमेंशनल में हम बात करते हैं, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक सर्कल है और एक लाइन है, तो हम बोलते हैं कि एक लाइन एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि सर्कल से सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हम निकालते हैं और इक्वल टू रेडियस कर देते हैं, करेक्ट। तो वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में होता है। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अगर आपके पास एक सर्कल दिया है और लाइन है, वो सर्कल पे टेंजेंट है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू रेडियस, राइट। सेम चीज अगर आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में उसके एनालॉगस सोचोगे, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सर्कल का स्फीयर बन जाएगा। लेकिन डायग्राम में प्लेन, मतलब डायग्राम तो 2 डायमेंशनल है ना, जो लैपटॉप का स्क्रीन है वो 2 डायमेंशनल है, इसलिए स्फीयर को भी मैं सर्कल की तरह ही डिनोट करूंगा, राइट। तो अब ये एक्चुअल में मैं इसको बोल रहा हूँ स्फीयर, पर वो सर्कल की तरह ही दिख रहा है, ठीक है। 3 डायमेंशनल में जैसे एज्यूम करो कि एक बॉल है, करेक्ट, तो 3D में अब बॉल बॉल को अगर ऐसे रखा हुआ है किसी मतलब प्लेन सरफेस पे, मानो कि बॉल को रखा है एक इस पे रखा है, कार्डबोर्ड पे रखा है, ठीक है, या एक सपोज नोटबुक पे रखा है, तो नोटबुक वो प्लेन है, समझ में आ रहा है? इस तरह से नोटबुक वो, या प्लेन सरफेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो प्लेन है। तो अब वो 3 डायमेंशनल में अगर सर्कल का स्फीयर होता है तो लाइन का जो है प्लेन बन जाता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल में सर्कल जो है 2D से 3D में जाते हैं, तो सर्कल स्फीयर में कन्वर्ट होता है, तो लाइन जो है वो प्लेन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट वो सेम ही रहेगा कि स्फीयर के सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे
तो अगर प्लेन उसके लिए टेंजेंट है तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले स्फीयर की इक्वेशन से आप उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो यहाँ पे 2u कोएफिशिएंट ऑफ x 2u होता है, तो 2u की वैल्यू 2 है, मतलब u की वैल्यू 1 है। कोएफिशिएंट ऑफ y 2v होता है, 2v की वैल्यू -2 है, तो v की वैल्यू -1 है। कोएफिशिएंट ऑफ z 2w होता है, 2w 2 है, मतलब w की वैल्यू 1 है। सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं होते हैं -u तो -1, -v तो 1 और -w तो -1। -u -1 हो जाएगा, -v +1 हो जाएगा और -w हो जाएगा, -w हो जाएगा -1। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। अब प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है, ये जो क्वेश्चन में दी हुई है। तो अगर किसी पॉइंट से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो वो 2 डायमेंशनल वाला जो फॉर्मूला है वैसा ही रहता है। जो पॉइंट है उसको प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पॉइंट क्या है? -1 1 -1, उसको प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। तो 2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -1 प्लस 3 इंटू वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 1 प्लस 6 इंटू जेड कोऑर्डिनेट क्या है? -1 और प्लस के, इसका मॉड ले लिया, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ए यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या है? बी, 3 का स्क्वायर 9 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जेड क्या है? सी, 6 का स्क्वायर 36। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है? ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये अगर हमने निकाल लिया, ये अगर मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया, तो इस पे मैं मॉड लगाता हूँ, क्योंकि ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम मॉड लगाते हैं। ओके, तो -2 + 3 = 1, -2 + 3 = 1, 1 - 6 -5। तो ये k - 5 हो गया। k - 5 का मॉड डिवाइडेड बाय नीचे आया 36 और 9 45 और 4 49, 49 का रूट 7 शुड बी इक्वल टू रेडियस। रेडियस का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। u, v और w की वैल्यू पता है। u की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1, v की वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर 1, w की वैल्यू +1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस d। d यहाँ पे कांस्टेंट टर्म रहता है, तो -6 है, तो -6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। तो ये 3 + 6 मतलब 9 आ गया, 9 का स्क्वायर रूट, मतलब रेडियस हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस की जगह हम 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो k - 5 का जो मॉड है वो जाएगा 7 × 3 यानी 21। समझ आ रहा है? k - 5 का मॉड क्या हो जाएगा? 7 × 3 यानी 21। अब आप मॉड ओपन करोगे तो प्लस साइन भी ले सकते हो और माइनस साइन भी ले सकते हो। तो k - 5 = +-21। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 ± 21। तो अगर 5 + 21 लिया तो 26 और 5 - 21 लिया तो -16। ठीक है, तो k की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, 5 + 21 यानी 26 और 5 - 21 लिया तो -16। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बोला है, तो इसलिए बोथ आंसर्स आर करेक्ट। 26 भी ले सकते हो और -16 भी। तो इसमें ऑप्शंस है, तो +26 है तो वो आ जाएगा ऑप्शन ए। अदरवाइज अगर -16 होता तो फिर वो भी करेक्ट होता, बट सिंगल करेक्ट है इसलिए सिर्फ +26 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सबको? यस सर। एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। आदित्य, ओके। अब किसी को कोई डाउट है इसके अलावा जो हमने कल डिस्कस किए और आज 19, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 8, इसके अलावा आप किसी को कोई डाउट है तो बोल सकता है। वन सर नोट अब कौन सा टॉपिक क्या? अब कौन सा टॉपिक चालू करने वाले हो? डिटर्मिनेंट। कोई टॉपिक तो बचा है? अभी डिटर्मिनेंट तो एंड वन नोट इंस्टॉल करो। वन नोट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है।
हाँ फिर साइन इन करो उसमें। तो अकाउंट बनाया नहीं है, वो बनाना पड़ेगा। अरे ईमेल आईडी डाल दो सर, हाँ 5 मिनट आएगा। ईमेल आईडी से हो जाता है। ईमेल आईडी से हो जाता। अरे वो कर लूंगा, तुम इतना पीछे क्यों पड़ रहे हो उसका? कर लूंगा, मैं भूल गया था आज। अरे नहीं करते हो आप, हमें अभी पता कर है। ग्रुप अरे तो से। अभी क्लास का टाइम खराब होगा ना। नहीं 5 मिनट लगेगा सिर्फ। अरे वैसे भी आज 6 बजे छोड़ना है मुझे, थोड़ा काम है। चलो करता हूँ। अच्छा, वन नोट। तो फिर आधे घंटे में क्या पढ़ाओगे? रिकॉर्डिंग पॉज करो पहले, हाँ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग पॉज करो। म्यूट क्यों कर रहे हो? म्यूट कहाँ है? म्यूट हो गया क्या? मुझे म्यूट करते हो आप कब से? बहुत जल्दी मैसेज पढ़ते हो सर आप। म्यूट कहाँ है? म्यूट हो गया है क्या? नहीं। नहीं अब नहीं। हाँ ओके। हम्म, ठीक है। डिटरमिनेंट आज या कल में मैं डिटरमिनेंट पे वीडियो भी डाल दूंगा। ओके, तो फिर आप देख सकते हो। तो पहले डिटरमिनेंट के बारे में थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास जनरली हम जनरली हम 2x2 डिटरमिनेंट की बात करते हैं, तो उसका जो मतलब रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह से होता है, ए बी सी और डी। ठीक है। तो जैसे अगर ये है, इसको मैं कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूँ, तो डिटरमिनेंट, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो पहले लेफ्ट 2x2 समझ गए, मतलब दो दो रो है इसमें। ये रो 1 है, रो 1, ये है रो 2। रोज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस, कॉलम्स मतलब वर्टिकल लाइंस। ये कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2। तो पहला जो नंबर है वो रो नंबर होता है। फर्स्ट फर्स्ट नंबर डिनोट्स द नंबर ऑफ रोज, और दूसरा जो नंबर है वो कॉलम नंबर होता है। ठीक है। दूसरा जो नंबर है वो क्या होता है? कॉलम नंबर। तो अगर मैंने 2x2 की बात करी है, मतलब दो रो और दो कॉलम यूज करके हमें डिटरमिनेंट बनाना है। और ऐसे दो वर्टिकल लाइंस बनाई जाती हैं जो उसको मतलब उसके रिप्रेजेंटेशन में आता है। वो इस तरह से दो वर्टिकल लाइंस होती है, उनके बीच में लिखा जाता है। जब भी हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो उसमें जब भी हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो उसमें जो लेफ्ट डायगोनल है, यानी कि ये, ठीक है, जो लेफ्ट डायगोनल है वो पहले मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस फिर राइट डायगोनल। ठीक है। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की बात करें, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, तो उसमें लेफ्ट डायगोनल यानी ए इंटू डी करेंगे और माइनस बी इंटू सी। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ द लेफ्ट डायगोनल, मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट डायगोनल। ठीक है। एंड देन माइनस, फिर माइनस करो और फिर मल्टीप्लाई करो एलिमेंट्स ऑफ, मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट नहीं, मतलब इसको लेफ्ट डायगोनल बोल दो, लेफ्ट डायगोनल, लेफ्ट डायगोनल बोल दो, लेफ्ट डायगोनल। एंड माइनस मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ राइट डायगोनल। राइट डायगोनल के एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट करके और फिर ये माइनस कर दो। ठीक है। तो ए इंटू डी करेंगे माइनस बी इंटू सी, तो उससे हमारे पास जो वैल्यू आती है उसे हम डिटरमिनेंट वैल्यू बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट वैल्यू। ठीक है। इसमें कलर का ऑप्शन किधर रहता है? कलर एंड थिकनेस। ओके। हाँ अच्छा है, ये भी काफी अच्छा है वैसे इसमें। लाल।
जूम बोर्ड से बहुत अच्छा है ये। हाँ, इसमें ज्यादा फीचर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। ये सिलेक्ट तो हुआ नहीं, मैंने लाल सिलेक्ट किया था। हो कलर जाता है है साइड में उधर। क्या? अरे सेकंड पेन पे क्लिक क्या? करो, सेकंड पेन पे। क्रॉस क्रॉस पे क्लिक करो, क्रॉस पे कैंसिल करो ये। हाँ, हाँ, ड्रॉ में जाओ। ड्रॉ। और वो देखो उधर ही है फर्स्ट पेन जो था ना, ब्लैक पे- पेन के साइड में देखो, ये ब्लैक पेन के पे साइड में। हाँ, पे क्लिक। एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ ठीक है। रुको, ऊपर का लिखने दो ना। हाँ, ऊपर का लिख लो। ठीक है, ठीक है, ऊपर का लिख लो। वैसे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, पर फिर भी यहाँ लिख लो, ठीक है। खैर ये भी रिकॉर्ड हो रहा है तो इसको ही अपलोड कर दूंगा मैं। सर पेज का कलर भी चेंज कर सकते हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वाइट बैकग्राउंड ही ठीक है। उसमें क्लियरली समझ में आएगा ना। आप बहुत जल्दी सीखते हो। ये सीरियसली बोल रहे हो या सरकाजम है? नहीं, सीरियसली बोल रहे थे। अच्छा, इतनी जल्दी थैंक कोई यू। नहीं। अच्छा, थैंक यू। पेन टैब यूज करना इतना आसान नहीं होता। नहीं नहीं, उस पे तो मैंने प्रैक्टिस की है। करीब हाँ, पर 4-5 दिन मैंने प्रैक्टिस करी है। काफी एक कुछ दिन आ रहे थे जब मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रहा था, तो वो मैं प्रैक्टिस कर रहा था। याद है जब मैं एक-एक दिन में 2-2 वीडियोस भी अपलोड करे हैं मैंने। तो मैंने हाँ, 10-10 मिनट के ना। हाँ, लेकिन करे तो है ना। तो उसमें पर मैंने 4 दिन प्रैक्टिस। में सीखना डिफिकल्ट होता है। क्या? 4 दिन में सीखना बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, तो अभी भी मेरी इतनी हैंडराइटिंग अच्छी कहाँ आ रही है, अभी अच्छे से नहीं सीखा है। अभी देखो, और भी प्रैक्टिस वैसे की जरूरत। मार्कर से भी अच्छे से लिखते हो आप। बोर्ड पे हाँ अच्छी दिख रही है। हाँ, अभी और कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट, अभी भी थोड़ा। हाँ, हो गया, लो एग्जाम्पल। हो गया क्या? हाँ, खुश हो गए। ओके, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये नीचे कैसे जाएगा ये? अच्छा, ठीक है। एग्जाम्पल, सिंपल 2x2 मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 1 2 6 8। तो पहले लेफ्ट डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 8 माइनस, फिर राइट डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 2। तो 1 इंटू 2 8 हो गया 8, 6 इंटू 2 हो गया 12, 8 माइनस 12 यानी -4। ठीक है, समझ आ गया? सिंपल है। तो ये तो बात ही कि 2x2 की मैंने बात करी थी। ठीक है, अच्छा, डिटर्मिनेंट में हमेशा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है फॉर डिटर्मिनेंट। number of columns is equal to number of rows is equal to number of columns for डिटर्मिनेंट के लिए। मैट्रिसेस में ऐसा जरूरी नहीं है, मैट्रिसेस में अलग अलग भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ रोज में और may not be equal to number of columns in a matrix। ठीक है, वो खैर आगे पढ़ेंगे। पर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे
एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूं 2 क्रॉस 3 की, तो अगर 2 क्रॉस 3 की बात करें तो इसमें 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, यानी इस तरह से ए बी सी और डी ई एफ। तो ये एक मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 3 की बात करें तो 2 रो हो गई और 3 कॉलम, तो ए बी सी और डी ई एफ, करेक्ट। तो इसमें 2 रो 1 और 2 और 3 कॉलम 1 2 3, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स है, तो लेकिन ये डिटर्मिनेंट नहीं है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। सो दिस इज ओनली अ मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है जिसकी हम डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते, करेक्ट। लेकिन यही बात अगर मैं 3 क्रॉस 3 की करूं या फिर 2 क्रॉस 2 की करूं, तो वहां पे जो मैट्रिक्स बनते हैं उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जो डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं वो मैट्रिक्स का ही निकालते हैं, ठीक है। लेकिन सारे मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ उन्हीं मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं जिसमें फर्स्ट और सेकंड एंट्री सेम हो, माने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए, तभी हम उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया? टू क्रॉस टू और 3 क्रॉस 3 matrices whose determinant value can be found, ठीक है। मैट्रिसेस जिनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली जा सकती है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो। नो, ठीक है। आगे अब 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, तो अगर 3 क्रॉस 3 की बात करें, मोस्टली 3 क्रॉस 3 ही मिलता है हमें, क्योंकि 2 क्रॉस 2 बहुत आसान हो जाता है, तो मोस्टली 3 क्रॉस 3 पे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें इस तरह से रहेगा A11 A12 A13। ये रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट्स को सिमेट्रिकली लिखने के लिए ऐसा ले रहा हूँ, अदरवाइज ए बी सी डी ई एफ ऐसे भी लिख सकते हैं, बट इससे क्या है, थोड़ा सा सिस्टमैटिक लगता है। A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। बाय ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो जो सबस्क्रिप्ट में एंट्रीज हैं